अब फिक्र एक मजबूत विपक्ष की। देश में गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी तीसरा मोर्चा बनाने की अटकलों के बीच एनसीपी चीफ शरद पवार के दिल्ली आवास पर आज कुछ विपक्षी दलों के नेता, बुद्धिजीवी वर्ग की बैठक हुई। राष्ट्र मंच के बैनर के तले इस मीटिंग में 8 राजनीतिक दलों के 20 नेता पहुंचे। इनमें बीजेपी छोड़कर हाल ही में टीएमसी में शामिल हुए यशवंत सिन्हा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, सीपीआई के डी राजा, जेडीयू से केसी त्यागी, जेडीयू से आरएलडी से जयंत चौधरी, समाजवादी पार्टी से घनश्याम तिवारी, आम आदमी पार्टी से सुशील गुप्ता समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। गीतकार जावेद अख्तर, वरिष्ठ वकील केटीएस तुलसी, पूर्व राजनयिक के सी सिंह, पूर्व जस्टिस एपी शाह भी मीटिंग में शामिल हुए। इनके अलावा कई बड़े अर्थशास्त्री, लेखक और पत्रकार भी बैठक में मौजूद थे और यह मीटिंग करीब 2.5 घंटे तक चली। आज दिन भर देश में यह चर्चा गर्म रही कि राष्ट्रमंच की यह पहली बैठक 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ एक साझा मंच बनाने की कोशिश है। हालांकि शरद पवार और राष्ट्रमंच के कई नेताओं ने इसे तीसरे मोर्चे की कवायद मानने से इनकार कर दिया। राष्ट्रमंच की ये मीटिंग 2.5 घंटे चली और बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। आज की सभा में विशेष तौर पर आज की ये एक मंच का जो आइडियोलॉजी है और मंच का जो कार्यक्रम है, उसके तहत ये तय हुआ है कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल वातावरण जो आज देश में बना है, उसको बेहतर बनाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए राष्ट्र मंच का क्या रोल होगा, इस पर सुझाव सबको सुना गया। और इसमें अच्छे नॉन पॉलिटिकल लोग भी रहे जिनको सुना गया। जावेद साहब ने अपनी बात रखी, जावेद अख्तर साहब ने, और जस्टिस एपी शाह साहब ने भी अपनी बात रखी। तो ये कोई एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। दरअसल यशवंत सिन्हा ने 30 जनवरी 2018 को मोदी सरकार के खिलाफ राष्ट्रमंच का गठन किया था और आज इसी मंच की पहली बैठक हुई। उधर बीजेपी ने इस मीटिंग को लेकर तंज कसा। सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा कि ये सब वही नेता हैं जिन्हें लोगों ने नकार दिया। इस तरीके के घटनाक्रम हर उन नेताओं द्वारा किए जाते हैं जिनको बार बार जनता ने नकारा है, और जो प्रोफेशनल तरीके से चुनाव लड़ा जाता है वो उनको आता नहीं है। और कुछ कंपनियां हैं ऐसी जो चुनाव लड़ने का, मदद करने का काम करती हैं, उनको अपना बिजनेस चलाना है तो वो सबको प्रधानमंत्री बनाने का कार्यक्रम चलाएंगे, तभी पैसा कमाएंगे, नहीं तो पैसा कैसे कमाएंगे। काफी तीखा जवाब है, लेकिन वो कुछ कंपनियां बंगाल में भी चमत्कार कर चुकी हैं, अगर उसको ऐसे देखा जाए तो। मीनाक्षी लेखी कह रही हैं कि कुछ कंपनियां का काम है कि वो सबको पीएम बनाने का वादा कर देती हैं और ये सब कुछ पैसा कमाने के लिए किया जाता है। मीनाक्षी लेखी का ये इशारा चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की तरफ है, जिन्होंने पिछले 2 हफ्ते में 2 बार एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से मुलाकात की और उसके बाद आज राष्ट्रमंच की पहली मीटिंग हुई। फिलहाल सियासी हलकों में इन सारे घटनाक्रम को जोड़कर देखा जा रहा है और सवाल उठ रहा है कि क्या प्रशांत किशोर देश में मोदी का विकल्प तलाश रहे हैं? क्या पीके और शरद पवार अभी से 2024 के चुनाव की तैयारी में लग गए? क्योंकि अभी तक यही देखा जाता रहा है कि प्रशांत किशोर जिस भी पार्टी के साथ जुड़े हैं उसे चुनाव में जीत मिली। अभी जीत स्वाभाविक रही या पीके की स्ट्रैटेजी का नतीजा है, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। बहरहाल पीके का रिपोर्ट कार्ड आप खुद देख लीजिए। इन्हें बड़ी पहचान तब मिली जब वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी का चेहरा और पीके की स्ट्रेटजी के बदौलत लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत मिली। आइडिया प्रशांत किशोर का ही था। इसके अलावा पीके ने मोदी आने वाले हैं और हर घर मोदी, घर घर मोदी जैसा लोकप्रिय नारा भी तैयार किया। अगले साल 2015 में पीके ने बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को तीसरी बार सत्ता में पहुंचाने की स्ट्रेटजी बनानी शुरू की। का निश्चय, विकास की गारंटी और हर घर हर मन जैसा नारा तैयार किया। साथ ही नीतीश के साथ निश्चय और स्वाभिमान रैली का आइडिया दिया। बिहार नीतीश कुमार लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बने।
वर्ष 2017 में पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रशांत किशोर को रणनीतिकार बनाया। इस चुनाव में पीके ने पंजाब द कैप्टन, कॉफी विद कैप्टन, हर घर एक कैप्टन जैसा आइडिया दिया जो हिट रहा। और ममता बनर्जी की इस जीत ने मोदी विरोधियों में एक बार फिर से उम्मीद जताई है। इसीलिए विपक्ष के कई दल फिर से सुगबुगाने लगे हैं। शरद पवार से मुलाकात के बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी को इस वक्त कोई तीसरा या चौथा मोर्चा टक्कर नहीं दे सकता है। इसका मतलब इस वक्त देश की सियासत में मात्र दो फ्रंट पर काम करने की बात चल रही है, एक मोदी समर्थक और दूसरा मोदी विरोधी। शायद इसीलिए मोदी विरोधियों को मुंबई से दिल्ली तक एकजुट करने की कवायद चल रही है। हालांकि इससे कांग्रेस अभी दूर दिख रही है, क्योंकि आज की मीटिंग में कांग्रेस के जिन 5 नेताओं को बुलाया गया उनमें से कोई नहीं आया। बहरहाल जो देश में बीजेपी विरोधी माहौल बनाने की कोशिश हो रही है उसमें कोई भी सुपरहिट फॉर्मूला बनता नहीं दिख रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस मोर्चे में पीएम का चेहरा कौन होगा, क्योंकि दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जैसी जादुई शख्सियत है और इस चेहरे के बूते साल दर साल देश में केसरिया रंग फैलता जा रहा है। इस वक्त 28 में से 17 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। नॉर्थ ईस्ट में भी कमल खिल चुका है और बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे में फिलहाल ये उम्मीद थोड़ा मुश्किल लगती है कि कोई बीजेपी से मुकाबला कर सकता है अभी के हालात में। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।